गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज के अंतर्गत आज प्रश्न संग्रह 3.2 करने वाले हैं जो कि पूर्ण रूप से त्रिभुजों की सर्वांग समता पर निर्धारित है या निर्भर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। पहले यह जो शब्द है सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब क्या हुआ? अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं जैसे हिंदी में किया जाता है तो सर्वांग समता का तो सर्व धन अंग धन समता। तो सर्व मतलब सभी, अंग मतलब जो भुजाएं होंगी, कोण होंगे वो, और समता मतलब समान। तो त्रिभुज की जो दो त्रिभुज होंगे उनके अगर सभी अंग समान हों उन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे परिभाषा को लेकर अगर बात कर लेते तो परिभाषा क्या कहती है? किसी एक रेखाखंड को दूसरी रेखाखंड पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो दोनों रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं। यहाँ पे एक रेखा की बात किया है, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे हाथ की बात करते हैं। अपना ये हाथ है, लेफ्ट हाथ है, उस पर अगर राइट हाथ रख लेते हैं जो वो पूरी तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, ढक लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो हाथ हैं वह एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। तो उसी प्रकार किसी कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखने पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे कोण सर्वांगसम होते हैं। तो ये रेखा और कोण की बात हो गई। उसी प्रकार से त्रिभुज, एक त्रिभुज को उठाकर जब दूसरे त्रिभुज पर रखा जाता है और वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तब ऐसे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो यदि त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR ऐसा हम दर्शाते हैं। ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, ठीक है। अभी सर्वांगसम त्रिभुज में अगर बात करेंगे तो त्रिभुज की कितनी होती है? 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं होती हैं। कोण की बात करेंगे तो कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर जब अगर कोण त्रिभुज जो है अगर वह सर्वांगसम होता है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो तो कोण A बराबर होगा P के, कोण B बराबर होगा Q के, कोण C बराबर होगा R के। इसी प्रकार से भुजाएं भी होती हैं, तो भुजा AB PQ के बराबर होगा, भुजा BC QR के बराबर होगा, भुजा AC PR के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग नंबर देकर समझने की का प्रयास करें तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के सर्वांगसम होगा। कोण की अगर बात करेंगे, भुजा की बात किया तो पहला दूसरा पहले दूसरे के सर्वांगसम, दूसरा तीसरा दूसरे तीसरे के सर्वांगसम, और पहला तीसरा पहले तीसरे के सर्वांगसम होगा। इस प्रकार से टोटल जो होते हैं वह 6 होते हैं। 3 कोण के होंगे सर्वांगसम और 3 भुजाओं के होंगे। लेकिन त्रिभुजों की जो सर्वांगसमता, त्रिभुज सर्वांगसम है, इसके लिए क्या ध्यान में रखने की जरूरत होती है? एकेकी संगति। हाँ, जब भी हम सर्वांगसमता लिखते हैं तो हम एकेकी संगति को के माध्यम से ही लिखते हैं, ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ कसौटियां हैं, इन कसौटियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कसौटी की। कुछ कसौटियाँ हैं जिसमें है, पहला जो कसौटी है को भू को मतलब कोण, भू मतलब भुजा, फिर कोण। अगर ये तीनों लगातार अगर एक दूसरे के सर्वांगसम होते तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। और जो शेष बचे हुए कोण होंगे, जैसे यहाँ पे 2 कोण आ गया है तो जो एक कोण बचेगा वह जो बचा हुआ कोण होगा उसके सर्वांगसम होगा। यहाँ पे एक भुजा है सर्वांगसम तो अन्य जो 2 भुजाएं बची होंगी वह दूसरे त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के सर्वांगसम होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, जैसे ये 2 त्रिभुज है, यहाँ पे आप देखिए सर्वांगसमता के लिए समान चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। तो ABC, तो यहाँ पे B जो कोण है वह Q के सर्वांगसम है, BC भुजा जो है QR के सर्वांगसम है,
और कोण सी जो है आर के सर्वांगसम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वह को भू को कसौटी से सर्वांगसम होंगे। दूसरा आते हैं, दूसरा है भू को भू। यहाँ पर दो भुजा होंगी और बीच का एक कोण होगा सर्वांगसम। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए भुजा ए बी सर्वांगसम है पी क्यू के, कोण बी सर्वांगसम है कोण क्यू के, भुजा बी सी सर्वांगसम है क्यू आर के। तो लाइन से ही हम पढ़ेंगे तो भुजा कोण भुजा मतलब भू को भू कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तीसरे में आते हैं भू भू भू। भू 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 से मतलब है तीनों भुजाएं हैं। जैसे यहाँ पे दोनों त्रिभुज में भुजा ए बी सर्वांगसम है भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी सर्वांगसम है भुजा क्यू आर के, और भुजा ए सी सर्वांगसम है भुजा पी आर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों भुजाएं हैं सर्वांगसम। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं भू 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 कसौटी के माध्यम से सर्वांगसम होंगे। और जो चौथा वाला है वह है कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी से क्या तात्पर्य है? कर्ण, तो यह कर्ण कहाँ मिलता है हमें? समकोण त्रिभुज में। मतलब दो त्रिभुज समकोण होंगे, बराबर समकोण होंगे, और समकोण बनाने वाली भुजा में से कोई भी एक भुजा जो होगी वह सर्वांगसम होनी चाहिए और कर्ण सर्वांगसम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कर्ण कौन है? ए सी है, पी क्यू आर का कर्ण पी आर है। तो ए सी सर्वांगसम पी आर दिया हुआ है, बी सर्वांगसम है क्यू के, दोनों 90 अंश है, और ए बी सर्वांगसम है पी क्यू के। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा है सर्वांगसम। तो यहाँ पर कौन से कसौटी का इस्तेमाल होगा? कर्ण भुजा कसौटी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 कसौटियाँ हैं, को भू को भू 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 और कर्ण भुजा कसौटी। इन 4 कसौटियों को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रसंग्रह करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रसंग्रह 3.2 में सीधे टेक्स्ट बुक में ही देख लेते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे क्या कहा गया है, त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटकों को एक चीज जैसे चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर है सर्वांगसम है, रिक्त स्थानों में कसौटी लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज है, ए बी सर्वांगसम है पी क्यू के, बी सी सर्वांगसम है क्यू आर के, ए सी सर्वांगसम है पी आर के। मतलब तीनों भुजाएं हैं सर्वांगसम। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी? भू 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 कसौटी। ठीक है, तीनों भुजाएं हैं। दूसरे वाले में जाते हैं तो एक्स वाई सर्वांगसम है एल एम के, वाई कोण वाई सर्वांगसम है कोण एम के, और वाई जेड सर्वांगसम है एम एन के। तो लाइन से पढ़ो, भुजा कोण भुजा। मतलब कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पे? भू को भू कसौटी से ये त्रिभुज जो होंगे सर्वांगसम होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे वाले में देखिए क्या है, कोण पी सर्वांगसम है कोण यस के, पी आर भुजा सर्वांगसम है एस टी के, और कोण आर सर्वांगसम है कोण टी के। तो अगर पढ़ोगे लाइन से तो कोण भुजा कोण मतलब को भू को कसौटी से यह त्रिभुज हुआ सर्वांगसम। चौथे वाले में आते हैं, यह समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, और सामने कर्ण क्या है? सर्वांगसम है। तो सीधी सी बात है, तो समकोण सर्वांगसम है, समकोण है, कर्ण सर्वांगसम है, एक भुजा है सर्वांगसम। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी? कर्ण भुजा कसौटी। कौन सी कसौटी लगेगी? कर्ण भुजा कसौटी। तो ये जो सवाल है 1 नंबर के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, नीचे दी गई आकृति त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है वह लिखना है। शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। तो कृति के रूप में यह दिया हुआ है। तो पहला सवाल देखते हैं। 2 त्रिभुज आपके सामने हैं, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर है। यहाँ पे कोण ए बी सी सर्वांगसम है कोण पी क्यू आर के, फिर रेख बी सी सर्वांगसम है रेख क्यू आर के, और ए सी बी सर्वांगसम है पी आर क्यू के। तो अगर हम पढ़ेंगे तो को भू को कसौटी से त्रिभुज क्या हुआ? को भू को कसौटी से त्रिभुज हुआ सर्वांगसम। और अभी क्या था, जो बचे हुए होते हैं, जैसे 3 भुजा होती है 3 कोण होते हैं, तो जो बचे हुए कोण होंगे वह दूसरे वाले त्रिभुज के बचे हुए कोण के सर्वांगसम होंगे। तो एक एक के हिसाब से लिखना है। बी ए सी,
तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बी ए सी सर्वांगसम किसके होगा? क्यू पी आर के। कोण क्यू पी आर के सर्वांगसम होगा। अब भुजाओं की बात कर लेते हैं, तो ए बी जो है सर्वांगसम किसके होगा? रेख पी क्यू के, रेख पी क्यू। और यहाँ पे देखिए रेख पी आर है, पी आर किसके सर्वांगसम होगा? रेख ए सी के, रेख ए सी। और कारण में लिखा जाता है सर्वांगसम अगर कोण रहेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, और भुजा रहेगी तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरी कृति है, बाजू में ही दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? त्रिभुज पी टी क्यू, तो पी टी क्यू ये है। त्रिभुज एस टी आर है। यहाँ पर आप देखिए रेख पी टी, अब यहाँ पे दो ही दिया है, दो दिया हुआ है, लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो उसे भी चिन्ह बना लेते हैं हम। देखिए रेख पी टी सर्वांगसम है एस टी के दिया हुआ है, कोण पी टी क्यू सर्वांगसम है पी टी क्यू, सर्वांगसम है एस टी आर, शीर्षाभिमुख कोण है। भुजा रेख टी क्यू सर्वांगसम है टी आर के दिया हुआ है। तो पी टी क्यू सर्वांगसम एस टी आर, कौन सी कसौटी है यहाँ पे? जरा ध्यान से देखिएगा, को भू को, कौन सी कसौटी है? सॉरी, ये क्या है? भुजा है ना, तो भू को भू, भुजा है, भुजा कोण भुजा, तो कौन सी कसौटी लगेगी? भू को भू, भू को भू। ठीक है, भू को भू कसौटी से हो गई त्रिभुज सर्वांगसम। अब जो बचे हुए कोण होंगे तो ध्यान देना, कोण टी पी क्यू सर्वांगसम होगा किसके? टी एस आर के, बराबर ना। कोण टी एस आर के होगा। यहाँ पे टी आर एस ये आकृति है, देखते रहिएगा। टी आर एस सर्वांगसम किसके होगा? टी क्यू पी के, टी क्यू पी के। ठीक है, और भुजा जो है रेख पी क्यू किसके सर्वांगसम होगा? रेख एस आर के। पी क्यू सर्वांगसम किसके होगा? रेख एस आर, रेख एस आर। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी। ठीक है, अब ये जो है कृति के बाद कुछ सवाल हैं, उसे हम करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 व 2 किताब में समझा दिया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर सर्वांगसमता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ से हम लोग नाम देते हैं बी ए सी, हल। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पहले रेख बोलो या भुजा भी बोल सकते हो। रेख बी ए सर्वांगसम रेख पी क्यू। हाँ, कोण समकोण दिया हुआ है, कोण बी ए सी सर्वांगसम कोण पी क्यू आर। और रेख बी सी सर्वांगसम रेख पी आर। ये सब बातें जो गई दी हैं सब आकृति में दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज है और कर्ण सर्वांगसम है, तो कौन सा लगेगा? कर्ण भुजा। तो त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी से। ठीक है, अब बची हुई जो भुजाएं होंगी, बचे हुए जो कोण होंगे वो सर्वांगसम होंगे। तो बची हुई पहले भुजा ले लेते हैं, एक ही है। तो रेख ए सी सर्वांगसम होगा रेख क्यू आर, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत
भुजाएं। ठीक है, अभी कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी सर्वांगसम होगा कोण क्यू पी आर के, क्यू पी आर, तथा ये वाला कोण ए सी बी, ए सी बी, ये वाला कोण है ए सी बी सर्वांगसम होगा कोण ए सी बी सर्वांगसम होगा क्यू आर पी के, क्यू आर पी के। कारण वही सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ऐसा है। तो यहाँ पर जो होता है बचे हुए जो कोण भुजाएं होंगी वो सर्वांगसम होंगी और बचे हुए कोण सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर आकृति में दो भुजा सर्वांगसम दी गई थी तो एक ही भुजा बची थी, तो वो भुजा ए सी क्यू आर के हो गया। कोण एक दिया था तो बी जो है पी के हो गया सर्वांगसम और सी है आर के सर्वांगसम। ठीक है, तो जैसे भी आकृति में जिस चाल में यहाँ चलते उसी चाल से इधर भी चलोगे तो प्रॉपर आएगा, मतलब एक एक के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति के अनुसार त्रिभुज यल यम यन, त्रिभुज यल यम यन तथा त्रिभुज पी एन यम, ठीक है, में यल यम सर्वांगसम है पी एन के और यल एन बराबर है किसके, पी एम के। तो कौन सी कसौटी है यह देखिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये तीसरा जो है, तीसरा ये यमियन जो है वह दोनों में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गई, सामान्य भुजा हो गई। क्या हो गई, ये सामान्य भुजा हो गया। तो अब यहाँ पे हल करते हैं इसे। हल, त्रिभुज यल यम यन तथा त्रिभुज पी एन यम में, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेख यल यम सर्वांगसम रेख पी एन, रेख यल एन सर्वांगसम रेख पी एम, ये दोनों दिया हुआ है। दत्त या आकृति लिख लेते हैं, आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा जो बचा रेख यम एन सर्वांगसम रेख यम एन, कारण सामान्य भुजा। ठीक है, सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज यल यम एन सर्वांगसम त्रिभुज पी एन यम, कौन सी कसौटी, भुजा भुजा भुजा, मतलब भू कसौटी से हो गई त्रिभुज सर्वांगसम। इसलिए कोण अब बचे हुए तीन कोण हैं, तो यल जो होगा पी के सर्वांगसम होगा, तो कोण यम यल एन सर्वांगसम कोण एन पी यम। अब ये वाला लेते हैं, कोण यल यम एन सर्वांगसम कोण पी एन यम। तीसरा जो कोण है एन वाला यल एन यम सर्वांगसम कोण पी एम एन, कारण सर्वांगसम, ये तीसरा वाला कोण हो गया यल एन यम सर्वांगसम होगा पी एम एन के, कारण क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ऐसा है। तो इस प्रकार से यह हुआ। तो आकृति रहेगी, ये सब 3 नंबर के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अगला ऐसे चलते हैं। यहाँ पर सीधे सिर्फ भुजा त्रिभुज सर्वांगसम बताना है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, ए बी डी
तथा त्रिभुज सी बी डी में, यहाँ पे देखिए रेख ए बी सर्वांगसम रेख बी सी दिया है और दूसरा रेख ए डी सर्वांगसम रेख सी डी दिया है। ये दोनों ही बातें दी हैं दत्त में। तो तीसरा, यहाँ पे तीसरा खोजिए कहाँ है, तो ये सामान्य भुजा हो गई ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रेख बी डी सर्वांगसम रेख बी डी, कारण सामान्य भुजा दोनों में ही है वह, तो सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी कौन सी कसौटी, भू 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 कसौटी। ठीक है, ठीक, इसमें सर्वांगसम घटक के बारे में नहीं पूछा तो नहीं लिखेंगे। अब आखिरी जो सवाल है यहाँ पे आप देखिए, त्रिभुज पी क्यू टी तथा त्रिभुज आर क्यू एस में, ठीक है, कोण पी, पी सर्वांगसम किसे दिया है, आर के दिया है, तो लिख लेते हैं कोण पी सर्वांगसम कोण आर, ये दिया हुआ है दत्त में दिया हुआ है। इसके बाद रेख पी क्यू सर्वांगसम रेख क्यू आर, पी क्यू ये रहा, क्यू आर ये रहा, ठीक है, ये बड़ा वाला, ये बड़े वाले की बात हो रही है, ये बड़ा वाला, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये दोनों बातें कहाँ दी गई हैं, दत्त में दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो आप देख सकते हो कि ये जो कोण है वो सामान्य कोण है, दोनों में ही आ रहा है ये, तो क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू टी सर्वांगसम कोण आर क्यू एस, कारण सामान्य कोण, इसलिए त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू एस। अब कसौटी की बात करते हैं, कौन सी कसौटी लगेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक ही त्रिभुज देखिए, पी क्यू टी को देखिए, एक कोण है, बीच की भुजा है, फिर कोण है, तो कौन सा कसौटी, को भू को कसौटी से ये जो त्रिभुज हुआ वह सर्वांगसम होगा। आया समझे? तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न संग्रह 3.2 जो कि त्रिभुजों के सर्वांगसमता की कसौटी पर था, समाप्त हुआ। धन्यवाद।